नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्क एकेडमी के इस लेक्चर में और समझेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। पर इससे पहले कि मैं रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाना चालू करूं, एक 250 साल पुरानी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। ये घटना है 16 दिसंबर 1773 की। इस समय अमेरिका ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। उन दिनों अमेरिका में 13 स्टेट्स हुआ करते थे, जिनमें की एक मैसाचुसेट्स भी था। अब मैसाचुसेट्स के एक बंदरगाह पर 3 चाय पत्तियों से लदे हुए जहाज खड़े थे। अमेरिकी क्रांतिकारी अपना भेष बदलकर इन चाय के जहाजों पर चढ़ते हैं और 342 पेटी चाय को समंदर में फेंक देते हैं। करीब करीब 45,000 किलो चाय का नुकसान हो जाता है और आर्थिक नुकसान आज के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख पाउंड का नुकसान हो जाता है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट था। दोस्तों, आज हम इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। अब आप बोलेंगे कि कहां रेगुलेटिंग एक्ट और कहां ये बॉस्टन टी पार्टी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट को समझेंगे और वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया के लिए पास किए गए रेगुलेटिंग एक्ट का अमेरिका में होने वाली बॉस्टन टी पार्टी से क्या कोई लिंक था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उन रीजंस को समझेंगे जिनकी वजह से इस एक्ट को लाया गया। इसके बाद इस एक्ट में लाए गए प्रोविजंस को समझेंगे और लास्ट में हम इस एक्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन रीजंस पर नजर डालते हैं जो कि इस एक्ट को लाने की वजह बनते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को वो 5 रीजंस बताऊंगा। सबसे पहला रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यहां पर ट्रेड करने आई थी, अब वो यहां की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। इसका क्या मतलब है, इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा इतिहास आप लोगों को बताता हूं और साथ साथ ये भी बताता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ करता था। तो समझते हैं। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर मिलता है कि आप ईस्ट में जाकर के केप ऑफ गुड होप से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच का जो भी रीजन है, इस पूरे रीजन पर इंग्लैंड की तरफ से आप ही एकमात्र कंपनी होंगी जो कि ट्रेड कर पाएंगी। हालांकि कुछ किताबों में स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जगह स्ट्रेट ऑफ मालेगान लिखा हुआ है और इस हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे इंडियन ओशियन और पूरे पैसिफिक ओशियन पर ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई थी। इस फरमान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंचती है और समय के साथ धीरे धीरे भारत के 3 रीजन में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में अपनी प्रेसिडेंसीज बनाने में कामयाब हो जाती है। देखो, अभी प्रेसिडेंसीज का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों पर हुकूमत शुरू कर दी थी। एक्चुअली क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस जिस रीजन में ट्रेड करने पहुंचती थी, वहां पर ये लोग व्यापार द्वारा खरीदे गए सामान को रखने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाया करते थे, जिसे कि फैक्ट्री कहते थे। इस समय सिर्फ इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी नहीं थी जो भारत में व्यापार कर रही थी, बल्कि यूरोप के और भी देशों की कंपनियां जैसे कि डच या फ्रांस की कंपनियां भी भारत में अपने अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी हुई थी। इस होड़ में कई बार इन विदेशी मुल्कों की कंपनियों में आपस में झगड़े भी हो जाते थे। इस वजह से इन झगड़ों में जान और माल दोनों के नुकसान से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके किले बनाना शुरू कर दिया। इन किलों की दीवारों के अंदर ब्रिटिशर्स अपना एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाकर रह रहे थे और इसी जगह को उस समय प्रेसिडेंसी टाउन और बाद में प्रेसिडेंसी बोला जाने लगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था यह बताता हूं। इसको बताने के लिए मैंने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो ये कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड में कैसे होता था और दूसरा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे चलता था। तो पहले इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 101 लोगों ने मिलकर की थी, जिन लोगों ने कंपनी में अपने पैसे लगाए थे। खुद क्वीन एलिजाबेथ भी इस कंपनी की एक शेयर होल्डर रह चुकी थी। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस लंदन के लिडन हॉल स्ट्रीट नाम की जगह पर था। इस ऑफिस में 24 डायरेक्टर्स की एक बॉडी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को लंदन में बैठकर मॉनिटर करती थी। ये काफी बड़े लेवल की बॉडी थी और इस बॉडी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता था। इन 24 डायरेक्टर्स के इलेक्शन का एक प्रोसेस था। क्या होता था समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोला जाता था। इन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से जिनके पास कंपनी का 500 पाउंड से ज्यादा का शेयर था,
सिर्फ उन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में वोट डालने का राइट था। और हाँ, इसमें एक और शर्त थी कि ये शेयर्स इन लोगों ने इलेक्शन से कम 6 महीने पहले से खरीद कर रखे हों। अच्छा, कौन लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते थे, इसका भी एक क्राइटेरिया था। कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 1000 पाउंड से ज्यादा के शेयर्स हो और वो भी उन्होंने कम से कम 1 साल से रखे हों, सिर्फ ऐसे लोग ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते थे। इलेक्शन हो जाने के बाद 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुन लिए जाते थे और ये लोग 1 साल के लिए इस पोस्ट पर बने रहते थे। 1 साल बाद फिर नए इलेक्शन होते थे और नए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते थे। तो इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता था, जो कि लंदन में बैठकर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। अब हम कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे होता था वो समझते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपने पैर जमाने में 150 साल लग गए। ऐसा नहीं था कि बस क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया और कंपनी के लोग हाथ में चार्टर का पन्ना पकड़े और इंडिया पहुंचकर यहां पर चार्टर दिखाया और बोला कि इंग्लैंड की रानी का आदेश है कि हमें व्यापार करने दिया जाए। चीजें इतनी आसान नहीं थी। इन 150 सालों की अपनी एक अलग कहानी है। बल्कि मैं आपको यह भी बता दूं कि 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने का चार्टर दिया था, तब 1601 में जो 4 जहाज ट्रेड करने के लिए निकले थे, उनमें से एक भी जहाज इंडिया नहीं आया था। ये सारे जहाज इंडोनेशिया गए थे। यहां तक कि जब दूसरी बार भी जहाजों का बेड़ा 1604 में इंग्लैंड से निकला, तब भी वो इंडोनेशिया ही गए थे। जब तीसरी बार 3 जहाज इंडोनेशिया पहुंचे, तब उनमें से एक हेक्टर नाम के जहाज को विलियम हॉकिंस की कमांडरशिप में इंडिया भेजा जाता है। ये जहाज 4 अगस्त 1608 में सूरत पहुंचता है। फिर विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलकर कंपनी के लिए फैक्ट्री बनाने की परमिशन मांगता है। जहांगीर को विलियम हॉकिंस जैसा इंग्लिश नाम बोलने में काफी दिक्कत आती थी, इसलिए जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खुद की सहूलियत के हिसाब से एक नया नाम दिया था, इंग्लिश खान। पर जो भी हो, विलियम हॉकिंस को भारत में कुछ खास सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद 1615 में थॉमस रॉय का इंडिया में आना और जहांगीर से मिलना ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। थॉमस रॉय एक सफल डिप्लोमेट था और ये अपने व्यक्तित्व से और अपने साथ लाए उपहारों से जहांगीर को प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड अब भारत में बढ़ने लगता है। ये जो इंग्लैंड में जहाजों से भरकर लोग व्यापार करने आते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे और इन लोगों को इनके काम के अनुसार 4 लेवल पर कैटेगराइज किया गया था। सबसे लोअर लेवल पर राइटर नाम के ऑफिसर होते थे, जिनका काम लिखा पढ़ी का हुआ करता था। इनके ऊपर के पोस्ट वाले लोग फैक्टर्स कहलाते थे। इन लोगों को फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया जाता था और पूरी फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के हाथ में होता था। इनके ऊपर 2 लेवल और थे, जिसमें पहले आते थे जूनियर मर्चेंट्स और सबसे ऊपर के लेवल पर सीनियर मर्चेंट्स हुआ करते थे। ये मर्चेंट्स लोग यहाँ पर व्यापार वगैरह करके जो भी माल खरीदते थे, उसे अपने साथ वापस इंग्लैंड ले जाते थे और वहां इन सामानों को ऊंचे दामों में बेचा करते थे। यहां रह जाते थे ये फैक्टर्स, जो कि पूरी फैक्ट्री के होल सोल इंचार्ज होते थे। समय के साथ साथ ये फैक्टर लोग काफी स्ट्रांग होते गए और इस पोस्ट का नाम समय समय पर बदलता गया। जैसे पहले इसका नाम फैक्टर से बदलकर प्रेसिडेंट हुआ, बाद में इन्हें कुछ समय के लिए कैप्टन भी बोला गया और फाइनली इनका नाम बदलकर गवर्नर हो गया। अब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जा रहा था, इस समय देखिए इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इस समय तक कंपनी ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये 3 रीजन्स में अपनी प्रेसिडेंसीज बना ली थी और हर एक प्रेसिडेंसी का हेड एक गवर्नर हुआ करता था। ये तीनों गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी को लीड करते थे और डायरेक्टली इंग्लैंड में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे। ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे और अपने अपने रीजन में व्यापार बढ़ाने का काम किया करते थे। इस वजह से इन 3 प्रेसिडेंसीज में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से कई बार कंपनी को इसका नुकसान उठाना पड़ जाता था। तो इस तरह कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड और इंडिया में चला करता था। देखो, ये जो मैंने पूरा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर लगे तो वीडियो को यहां रोकना और एक बार फिर से बैक करके देखना, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस में कंपनी के इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया गया था। चलो, अब जब आपने कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया है, तो आगे चलते हैं और वापस टॉपिक पर आते हैं। साल 1757 को इंडिया में ब्रिटिश शासन का, या और प्रिसाइसली बोला जाए
तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शुरुआत माना जाता है। इस साल पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की धरती पर यहाँ के लोकल रूलर से युद्ध करके उसे हराया था। इससे पहले कंपनी ने जितने भी वॉर लड़े थे वो सब विदेशी कंपनियों की सेना से लड़े थे। सिर्फ 1690 का एक अपवाद है जब बॉम्बे के गवर्नर जॉन चाइल्ड ने मुगल सेना से एक वॉर लड़ा था। इस समय मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब था और इस युद्ध में जॉन चाइल्ड की सेना को बहुत बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ता है। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से एक वॉर लड़ती है जिसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड करने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी में एक राइटर की पोस्ट से काम शुरू किया था और गवर्नर की पोस्ट पे अपने करियर को खत्म किया था। बैटल ऑफ प्लासी को ईस्ट इंडिया कंपनी 23 जून 1757 में जीत जाती है और इसी तारीख को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर रूल करने की शुरुआत माना जाता है। इस वॉर में सिराजुद्दौला को हराने के बाद उसकी जगह सिराजुद्दौला के मिलिट्री जनरल मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल की गद्दी पर एक पपेट नवाब या कठपुतली शासक बनाकर बैठा दिया जाता है। अब देखो, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस का काम शुरू कर दिया था। अगला निर्णायक साल था 1764 का। इस साल ईस्ट इंडिया कंपनी एक और वॉर लड़ती है। इस बार एक तरफ कंपनी थी तो दूसरी तरफ मुगल, अवध और बंगाल, इनकी कंबाइंड आर्मीज थी। इस वॉर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस वॉर को बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल रूलर शाह आलम II के साथ 16 अगस्त 1765 में एक ट्रिटी साइन करती है जिसे ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है। इस ट्रिटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए थे। दीवानी राइट्स मिल जाने का मतलब था कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से टैक्स वसूल कर पाएगी। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप खुद सोचिए दोस्तों, आज आप लोग इंडिया में रह रहे हैं तो आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? हम लोग किसी कंपनी को तो टैक्स नहीं भरते हैं। अगर हमसे कोई टैक्स ले सकता है तो वो बस गवर्नमेंट है, ना कि कोई कंपनी। बस इसीलिए दीवानी राइट्स मिलने से सारा खेल बदलने लगता है। यहां से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर्स आना शुरू हो जाती है। अब इंडिया में हो रही इन सब एक्टिविटीज पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठे लोगों की नजर थी। इंग्लैंड के लोगों में धारणा थी अगर कोई ब्रिटिशर्स कहीं पर भी रह रहे लोगों से टैक्स ले सकता है तो वो ब्रिटिशर्स सिर्फ ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट हो सकती है। इस वजह से एक कंपनी के पास टैक्स कलेक्ट करने का पावर आ जाना और एक कंपनी का ट्रेड छोड़कर इस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना ब्रिटिश पार्लियामेंट को पसंद नहीं आ रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब समय आ गया है कि एक एक्ट लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को छोड़कर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगना, ये पहला रीजन बन जाता है रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। जस्ट एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, ये स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर दिख रही है ये एक पेंटिंग है जिसमें कि ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद को दिखाया गया है। इसमें यहाँ ये जो व्यक्ति खड़ा है ये रॉबर्ट क्लाइव है और सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय है जिसके कि हाथ में ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद है। इस पेंटिंग को बेंजामिन वेस्ट नाम के एक अमेरिकन ब्रिटिश पेंटर ने 1818 में बनाया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरे रीजन को समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का दूसरा रीजन था डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम देखिए क्या था। जब ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्शन करने के पावर मिल जाते हैं तब रॉबर्ट क्लाइव ने एक चतुराई से भरा एक सिस्टम बनाया जिसे डुअल गवर्नमेंट का नाम दिया। यह सिस्टम 1765 से 1772 तक चला। देखिए सिस्टम में क्या किया गया। गवर्नमेंट के दो काम होते हैं, एक टैक्स वसूल करना और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको निजामत बोलते थे और टैक्स कलेक्शन को दीवानी बोला जाता था। डुअल सिस्टम लाकर रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नमेंट के दोनों कामों को बांट दिया और एडमिनिस्ट्रेशन का काम बंगाल के लोकल रूलर्स के पास रखा और रेवेन्यू कलेक्शन का या टैक्स कलेक्शन का काम खुद अपने पास रखा। इस व्यवस्था ने पूरे बंगाल की कमर तोड़कर रख दी। बंगाल के लोगों को डुअल सिस्टम की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। होता क्या था, आम लोग अपना टैक्स भरते थे और जब
उनको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ तकलीफ आती थी तो ये लोग जिन्हें टैक्स दिया है उनसे बोलते थे, भाई आपने हमसे टैक्स लिया है तो बदले में हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। तो ये ब्रिटिशर्स बोलते थे, भाई हमारा काम तो बस टैक्स लेने का है, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत लेकर लोकल रूलर्स के पास जाइए। और जब आम जनता लोकल रूलर्स के पास जाती थी तो रूलर्स बोलते थे, भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, जिन्हें टैक्स दिया है आप लोग उनसे बात करिए। कुल मिलाकर आम जनता बेहद परेशान हो गई इस सिस्टम से और हालात इतने बदतर हो गए कि 1770 आते आते तक बंगाल को एक भीषण अकाल से गुजरना पड़ा और ये डुअल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब एक बार फिर इन सब एक्टिविटीज पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों की नजर थी। एडमंड बुर्क जैसे कुछ लिबरल थिंकर्स इस समय ब्रिटिश की पार्लियामेंट का हिस्सा थे और इस विचार के लोगों ने बंगाल में चल रहे इस मिसमैनेजमेंट का जोरदार विरोध किया। इन सब के चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निर्णय लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की इन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाएगा। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट पास करने का तीसरा रीजन देखेंगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के गवर्नर्स के बीच में। ये तीनों प्रेसिडेंसीज के डेवलपमेंट और बनने का अपना अलग अलग इतिहास है और इसी वजह से ये तीन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज में कंपनी के ट्रेड के डेवलपमेंट में लगे हुए थे। पर कई बार इनकी अपनी प्रेसिडेंसी के डेवलपमेंट की कोशिशें दूसरे प्रेसिडेंसी के डेवलपमेंट के रास्ते में आ जाती थी। नतीजा ये होता था कि इससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता था और जब बात कंपनी के मुनाफे की हो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे शांत बैठने वाली थी। इसलिए तीसरा रीजन बन जाता है रेगुलेटिंग एक्ट लाने का। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैंने प्रॉब्लम बताई है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब मैं इस एक्ट के प्रोविजंस बताऊंगा तब ये बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट ने कैसे किया। चलिए अब आगे चलते हैं और रेगुलेटिंग एक्ट पास करने का चौथा रीजन समझते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कंपनी। देखो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड तो करने आई ही थी और 1765 के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाने से टैक्स भी कलेक्ट करने लगी थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड और टैक्स कलेक्शन इन दोनों एक्टिविटीज से पैसे कमा रही थी। अब देखो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 की ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के बाद एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट किया। इस रिपोर्ट में रॉबर्ट क्लाइव ने यह बताया कि 1767 तक कंपनी बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू 40 लाख पाउंड कमाएगी और ट्रेड के थ्रू कंपनी 16.5 लाख पाउंड कमाएगी। कुल मिलाकर 1767 तक कंपनी का प्रोजेक्टेड इनकम 56.5 लाख पाउंड रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी रिपोर्ट में बताया। अब ये अमाउंट इतना बड़ा था कि इस अमाउंट को देखने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स दोनों की आंखें चमक गई। इसका नतीजा क्या हुआ देखिए, इसका नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में नहीं हुआ बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका नुकसान उठाना पड़ गया। पहली चीज तो ये कर दी गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बोल दिया कि अब से हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 लाख पाउंड जमा करना पड़ेगा। तो यह पहला फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के ऊपर बढ़ गया। दूसरा फाइनेंशियल बर्डन कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बढ़ा दिया गया। अभी तक कंपनी को हर साल अपने शेयर होल्डर्स को 6% का डिविडेंड देना होता था, पर जब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ने देखा कि कंपनी इतना ज्यादा मुनाफा बना रही है तब इन्हें लगा कि हमें भी अपने डिविडेंड का हिस्सा बढ़ा लेना चाहिए और 1766 में कंपनी के डिविडेंड को बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इसके अगले ही साल 1767 में डिविडेंड का परसेंटेज फिर बढ़ा दिया गया और अब 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया। इसके अलावा और भी फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के ऊपर थे, जैसे कि इंडियन नवाबों को पेंशन देना, ट्रिब्यूट्स देना। उदाहरण के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम के साथ ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था तब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बंगाल के लिए दीवानी राइट्स मिल गए थे, पर बदले में यह भी शर्त रखी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम को सालाना 26 लाख रुपए का ट्रिब्यूट देगी, जिससे कि शाह आलम अपने इलाहाबाद के कोर्ट की मरम्मत वगैरह का काम करा सकेंगे। तो इस तरह से कंपनी की इनकम का एक बड़ा हिस्सा नवाबों की पेंशन और ट्रिब्यूट्स में जा रहा था।
इसके बाद कंपनी ने 1767 में टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली से एक वॉर लड़ा, जिसे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। ये वॉर करीब 2 साल तक चला और 1769 में ये वॉर हैदर अली की जीत के साथ खत्म हुआ। हालांकि वॉर जब भी होता है ये दोनों पक्षों को आर्थिक नुकसान ही पहुंचाता है। ये अलग बात है कि जीतने वाला कई बार वॉर के बाद ट्रीटी करके पैसों का जो भी नुकसान होता है उसे हारने वाले से वसूल करता है, और इस मैसूर वॉर को तो ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे भी हार जाती है। तो ये एक और फाइनेंशियल बर्डन ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाना पड़ा। ये जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे लगभग 1765 से लेकर 1772 के बीच के हैं, और इसलिए इस दौरान जो सिचुएशंस कंपनी के साथ बन रही थी वो रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की वजह बन जाती है। देखते हैं और कौन से फाइनेंशियल बर्डन्स कंपनी के ऊपर थे। 1769 से 1770 की बात है। इन दौरान बंगाल को एक भयंकर अकाल से गुजरना पड़ता है। अकाल की मार इतनी भयानक थी कि बताया जाता है बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो जाती है। अगर आपने पटना के गोलघर को देखा हो या कहीं सुना हो तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये गोलघर और कुछ नहीं, एक ग्रैनरी है, जिसे कि बंगाल के इस फैमिन के बाद ही बनाया गया था, ताकि वहां पर अनाज वगैरह को स्टोर करके रखा जा सके और भविष्य में इस तरह के अकाल से बचा जा सके। खैर जो भी हो, इस फैमिन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस साल ईस्ट इंडिया कंपनी भूख से मर रहे लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल नहीं कर पाई और कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन गिर गया। अब जब इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस से कंपनी को गुजरना पड़ रहा था, तब कंपनी ने 1772 में इंग्लैंड के एक बहुत बड़े बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का लोन मांगा। अब यह पहला मौका नहीं था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन मांगा था। इससे पहले भी कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन मांगकर अपना काम चला लिया करती थी। पर वो बोलते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों दिशा से आती है। इस साल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन देने से मना कर दिया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाती है और 10 लाख पाउंड का लोन मांगती है। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को लोन देने में थोड़ा सतर्क हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में इससे कुछ वर्षों पहले भी एक ऐसा हादसा हो चुका था जिसे साउथ सी बबल के नाम से जाना जाता है। 1720 के आसपास की बात है। इस समय इंग्लैंड की एक कंपनी थी, साउथ सी कंपनी। इस कंपनी के शेयर्स एकाएक बहुत ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। तब इंग्लैंड के ढेरों लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया था। यहां तक कि सर आइजैक न्यूटन ने भी अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में लगाया था। इस कंपनी के शेयर्स बहुत कम समय में 100 पाउंड से बढ़कर 1000 पाउंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। पर इसके तुरंत बाद 2 से 3 महीने के अंदर ही इस कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे गिरकर 134 पाउंड पर आ जाते हैं, जिससे कि इंग्लैंड के ढेरों लोगों का पैसा डूब जाता है। इस लॉस में सर आइजैक न्यूटन को भी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इन्हीं सब वजहों के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई घटना फिर से हो। इसके अलावा इंग्लैंड में लोग ये भी देख रहे थे कि एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी लोन के लिए अप्लाई कर रही है और वहीं दूसरी ओर कंपनी के एम्प्लॉय अमीर हुए जा रहे हैं। हालात ऐसे थे कि जब कंपनी के एम्प्लॉयज इंग्लैंड से निकलकर इंडिया में कंपनी के लिए काम करने आते थे तब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। पर कुछ साल बाद कंपनी में काम करने के बाद जब ये लोग वापस इंग्लैंड लौटकर आते थे तो इनकी जेबें इतनी भरी होती थी कि ये लोग इंग्लैंड में बड़े बड़े घर बनाकर अपनी बाकी की जिंदगी मजे से काटते थे। इंग्लैंड में इन्हीं लोगों को नवाब बोला जाने लगा, जो कि इंडिया में बोले जाने वाले वर्ड नवाब का एंग्लाइज्ड वर्जन था। अब जब एक तरफ कंपनी के एम्प्लॉय इतने अमीर हुए जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, तब इन कारणों से यह समझ में आया कि कंपनी के एम्प्लॉय किस हद तक करप्शन करके अपनी जेबें भर रहे थे। और जब इन सब परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन मांगने जाती है तब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को 14 लाख पाउंड का लोन देने को तैयार हो जाती है, पर इसके साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट को भी पास करती है जिससे कि कंपनी के ऊपर कुछ लगाम लगाया जा सके। तो ये सारे फाइनेंशियल रीजंस भी हमने समझ लिया जिनके कारण रेगुलेटिंग एक्ट को पास करना पड़ा। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट भी समझ लेते हैं। देखिए, जब इतने सारे इश्यूज ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए सामने आने लगे तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 कमिटीज बनाई, जिसमें से पहली कमेटी का नाम सेलेक्ट कमेटी था और दूसरी का सीक्रेट कमेटी।
इन दोनों कमिटीज को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चल रही वर्किंग के ऊपर रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करने को बोला गया। फाइनली दोनों कमिटीज ने टोटल 18 रिपोर्ट्स बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया। इन रिपोर्ट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी में चल रहे करप्शन के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी से बाहर अपना पर्सनल ट्रेड भी कर रहे हैं, जिन सब वजहों से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इतना सब सामने आ जाने के बाद ब्रिटेन के उस समय के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1773 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 2 बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से पहले बिल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 14 लाख पाउंड का लोन 4% के इंटरेस्ट रेट पर देने की बात की गई थी और दूसरे बिल में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की। और जब ये दूसरा बिल जून 1773 में पास होकर एक्ट बन जाता है, तब इसी सेकंड बिल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने ये सारे रीजंस देख लिए जिन कारणों से रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। तो अब हम एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन को समझते हैं। देखिए, इस एक्ट के प्रोविजन को हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहला तो इस एक्ट ने इंग्लैंड में कंपनी के अंदर क्या चेंज लाया, और दूसरा इस एक्ट ने इंडिया में कंपनी के अंदर क्या चेंजेस लाया। इंडिया के अंदर भी इस एक्ट ने जो चेंज किया उसे भी 3 पार्ट्स में समझा जा सकता है। पहला तो इस एक्ट ने इंडिया में जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, या यूं कहिए कि इंडिया में जिस प्रकार से कंपनी अपना गवर्नमेंट सिस्टम चला रही थी, उस सिस्टम में इस एक्ट ने क्या चेंज किया। दूसरा, इस एक्ट ने जुडिशरी में किस तरह के चेंजेस लाए, और तीसरा, इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज में क्या चेंजेस किए। तो आइए इन सारे प्रोविजंस को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एक्ट ने इंग्लैंड में क्या चेंजेस लाए। सबसे पहला चेंज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में होने वाले वोटर्स के क्राइटेरिया में किया गया। मैंने आपको बताया था कि वही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हो रहे इलेक्शन में वोट डालने का हकदार था जिसके पास कम से कम 500 पाउंड के शेयर्स हों, और वो भी उसने इलेक्शन से कम 6 महीने पहले से रखे हों। सबसे पहला चेंज इसी क्राइटेरिया में किया गया, और अब से ये चेंजेस कर दिए गए कि वही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन में वोट डाल पाएगा जिसके पास कम से कम 1000 पाउंड्स के शेयर्स हों, और ये शेयर्स इसने कम से कम 1 साल से रखे हों। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर वोटिंग क्राइटेरिया में जो चेंज किया गया उसमें शेयर्स के मिनिमम होल्डिंग अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया और शेयर्स रखने के मिनिमम पीरियड को भी बढ़ा दिया गया। ऐसा करने के पीछे का मकसद ये था कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज इंडिया से ढेर सारा पैसा कमाकर इंग्लैंड जाते थे, फिर इलेक्शन से पहले कंपनी के शेयर्स खरीदकर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते थे, उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। पर इस चेंज ने एक झटके में 1250 स्टॉक होल्डर्स को वोट डालने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगला चेंज इस एक्ट ने क्या किया देखते हैं। अगला चेंज इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट के लिए खड़े होने वाले कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर किया। गौर करिएगा, पहले चेंज में वोटर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बदला गया और दूसरे चेंज से इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स के क्राइटेरिया को बदला गया। देखिए, मैंने पीछे बताया था कि वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता था जिसके पास कंपनी के कम से कम 1000 पाउंड्स के शेयर्स हों और उसने ये शेयर्स कम से कम 1 साल से रखे हों। अब इस एक्ट द्वारा इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया और चेंज करके ऐसे लोगों को ही इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन दी गई जिनके पास कंपनी के कम से कम 2000 पाउंड्स के शेयर्स हो, और वो भी इन लोगों ने इसे कम से कम 2 साल से रखे हो। इस चेंज का मकसद भी इंडिया से रईस होकर के इंग्लैंड में आए इंग्लिश नवाब्स को इलेक्शन में इंटरफेरेंस से रोकना ही था। तीसरा चेंज इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्ट होने के बाद उनके टेन्योर को लेकर के किया। इस एक्ट से पहले कंपनी के डायरेक्टर्स 1 साल के लिए चुने जाते थे, पर इस एक्ट ने टेन्योर में चेंज कर इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया। पर यह सीधा सीधा 4 साल नहीं था, इसमें भी एक पेच था। इसे थोड़ा ठीक से समझिए। देखिए कैसा था, इन 24 डायरेक्टर्स में से 1/4 डायरेक्टर्स मतलब कि 6 डायरेक्टर्स 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। उसके अगले साल मतलब 2 साल बाद और 6 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके अगले साल मतलब 3 साल बाद और 6 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में बचे 6 डायरेक्टर्स भी 4 साल बाद रिटायर होंगे।
और जैसे जैसे हर साल 6 लोग रिटायर होंगे, उनकी जगह पर नए 6 लोग का इलेक्शन होगा और वो नए 6 लोग अगले 4 साल तक रहेंगे। फिर अगले साल जब फिर से 6 लोग रिटायर होंगे, तब उनकी जगह नए 6 लोग चुने जाएंगे। इस तरह से हर साल कंपनी में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो रहेंगे, पर हर साल 1/4 रिटायर होंगे और उनकी जगह उतने ही नए डायरेक्टर्स चुने जाएंगे, जो कि अगले 4 साल तक बने रहेंगे। ये कुछ कुछ आज के राज्यसभा के इलेक्शन की तरह है। इंडिया में अभी जो राज्यसभा में भी इलेक्शन होता है, उसमें 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह उतने ही नए मेंबर्स चुने जाते हैं, जो कि अगले 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर्स बने रहते हैं। मालूम है ना, लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन 6 साल के लिए होता है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस एक्ट में यह डाला कि इंग्लैंड में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह बोला कि अब से आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी में चल रहे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, ये तीनों से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होंगे उसकी एक रिपोर्ट बनाकर जमा करना होगा। ऐसा बोला गया कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी उसे बनाकर ट्रेजरी ऑफ इंग्लैंड को सबमिट की जाए और सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होगी उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को जमा किया जाए। तो ये सारे प्रोविजंस डाले गए जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट किया। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के उन प्रोविजंस को देखेंगे जिन्होंने इंडिया में चेंजेस लाए। इंडिया में हम सबसे पहले उन चेंजेस को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में लाए गए। इसमें सबसे पहला काम यह किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। याद करिए, अभी पीछे मैंने बताया था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के गवर्नर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कंपनी को कई बार इससे नुकसान हो जाता था। अब जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा रहा था, उस समय बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे विलियम हॉर्नबॉय, बंगाल के गवर्नर वेरेन हेस्टिंग्स थे और मद्रास के गवर्नर का नाम अलेक्जेंडर विंच था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के इस प्रोविजन ने गवर्नर ऑफ बंगाल के ओहदे को बढ़ाकर उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट दे दी और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया। अब सवाल यह भी उठता है कि ऐसा क्यों किया गया कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्यों दी गई? करने को तो भाई बॉम्बे के गवर्नर को भी गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे या मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास भी बनाया जा सकता था, पर इस काम के लिए बंगाल के गवर्नर वेरेन हेस्टिंग को ही क्यों चुना गया? तो देखिए, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि वो दौर भारत के इतिहास में ऐसा था जब मुगल सल्तनत अपनी चमक खो चुका था और जो छोटी छोटी रियासतें पहले मुगलों के अधीन थी, वे सब अब मुगलों से खुद को स्वतंत्र घोषित करके अपने अपने रीजन में एज अ सोवरेन रूलर हो चुके थे। और इन दौरान बंगाल एक ऐसा रीजन साबित हुआ जो कि हर तरीके से भारत का समृद्ध क्षेत्र था। जब तक ये मुगल के अधीन था, तब भी ये बहुत सारा पैसा एक फ्यूडेटरी के तौर पर मुगल सल्तनत को दिया करता था। इस रीजन की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ थी, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसे नदियों के ड्रेनेज एरिया में आया करती थी। यहाँ काम करने वाले लोग भी काफी स्किल्ड लोग थे और इन सब के अलावा बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल के दीवानी राइट्स मिल जाने से ये रीजन वैसे भी ब्रिटिशर्स की नजर में ज्यादा आ गया था। इन्हीं सब वजह से ही बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए चुना गया। अब देखिए, अभी तक तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर बराबर की पोजीशन पर थे, पर एकाएक किसी एक प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बाकी दो का सीनियर बना दिया जाएगा, तो भाई इससे बाकी दो गवर्नर्स को तो प्रॉब्लम होगी ही ना। खासकर बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबॉय को इससे काफी दिक्कत हुई। एग्जाम्पल के लिए आपने हिस्ट्री में एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा होगा, उसमें एक ट्रिटी थी, ट्रिटी ऑफ सूरत। इस ट्रिटी को बॉम्बे के गवर्नर ने मराठों के साथ साइन किया था, पर बाद में वेरेन हेस्टिंग, जो कि अब बॉम्बे के गवर्नर के सीनियर हो चुके थे, तो उन्होंने इस ट्रिटी को कैंसिल करके नए सिरे से एक ट्रिटी ऑफ पुरंदर को साइन किया। तो इस तरीके से थोड़ी टसल चलती रहती थी इन लोगों के बीच में। हालांकि यहां पर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को एक फैसिलिटी दी गई और बोला गया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये दोनों बंगाल के गवर्नर जनरल को बाईपास करके सीधा ब्रिटिश क्राउन से परमिशन ले सकते हैं। अब ये जो वर्ड होता है ना इमरजेंसी, ये आज के दौर में भी इंडिया में प्रॉब्लम कर देता है और उस दौर में भी इसने प्रॉब्लम कर दी थी। अब होने क्या लगा,
अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने हर छोटी छोटी बात को इमरजेंसी का नाम देकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाईपास करना शुरू कर दिया और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास जाकर परमिशन के लिए पहुंचने लगे। इसको जब हम रेगुलेटिंग एक्ट को एनालाइज करेंगे तब भी देखेंगे। तो इस तरीके से वैरन हेस्टिंग वो पहला सौभाग्यशाली आदमी होता है जिसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने का मौका मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी असिस्टेड बाय काउंसिल। देखो, अब जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उन्हें अब इंडिया की बाकी की प्रेसिडेंसीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तब उन्हें असिस्टेंस के लिए 4 लोगों की टीम भेज दी गई। काउंसिल में ये जो 4 लोग आए थे उनके नाम थे फिलिप फ्रांसिस, जॉर्ज मॉनसन, जॉन क्लेवरिंग और रिचर्ड बारवेल। ये 4 लोग और वैरन हेस्टिंग, इन पांचों को मिलाकर जो काउंसिल बनी उसे सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी बोला जाता है। ये एक तरह से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो कि कंपनी के लिए सारे बड़े फैसले लेने वाली थी। ये समझ लीजिए कि ये एक शुरुआत थी। आज के टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें की एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है, ये सब की शुरुआत यहीं से हुई। आज की एग्जीक्यूटिव बॉडी की नींव रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसी काउंसिल को बनाकर की गई थी। यही सब रीजंस हैं। अगर हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है तो इसकी जड़ें समझने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत की जाती है। अब वापस एक्ट पर आते हैं तो देखिए, जब इस एक्ट ने 5 लोगों की गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना दी, तब से कंपनी के लिए आगे के जो भी फैसले होने थे, अब उन फैसलों के लिए ये काउंसिल वोट डालेगी और जो भी फैसला होगा वो मेजोरिटी से होगा। अगर 5 लोग वोट डालेंगे तो 2-3 की मेजोरिटी या 4-1 की मेजोरिटी से जो भी फैसला होगा उसे मान लिया जाएगा। इससे वैरन हेस्टिंग्स की दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई, पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक फैसिलिटी दे दी गई। अगर कभी वोटिंग टाई हो जाए तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कास्टिंग वोट डालकर अपना फैसला मनवा सकते थे। अब देखा जाए तो 5 लोग वोट डालेंगे तो टाई कैसे होगा? देखिए, जब 5 लोग वोट डालेंगे तब तो टाई होने का सवाल नहीं उठता है। पर मान लीजिए काउंसिल के 4 लोगों में से किसी एक की तबीयत ठीक नहीं हो या किसी और कारण से वोट नहीं डाल पा रहा है, तब उस केस में 4 लोग वोट डालते हैं और फैसला टाई हो जाता है, तब वैरन हेस्टिंग्स अपना कास्टिंग वोट डालकर अपना फैसला मनवा सकते थे। आज के मॉडर्न टाइम में भी लोकसभा का स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालता है, पर जब टाई होता है तब स्पीकर अपना कास्टिंग वोट डालता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जुडिशियल सिस्टम में क्या किया गया। तो जुडिशियल सिस्टम में एक ही काम किया इस एक्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आज के सुप्रीम कोर्ट की जड़ें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी, जिसके द्वारा 1937 में इंडिया में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेक्ट होने के 2 दिन बाद, मतलब कि 28 जनवरी 1950 में इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल है, इसे 1862 में बंद कर दिया जाता है। खैर, बंद होने से पहले इस कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर इस कोर्ट में क्या किया गया, इसे समझ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के करीब 1 साल बाद इस कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 22 अक्टूबर 1774 में कलकत्ता में कर दिया गया। इस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और उसके असिस्टेंट्स के लिए 3 असिस्टेंट जजेस भेज दिए जाते हैं। इस कोर्ट को ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन दोनों की पावर दी गई थी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इन फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि किसी को अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है, तो अगर वो अपने केस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकता है, बजाय इसके कि वो पहले किसी लोअर कोर्ट में जाए और फिर उस कोर्ट का फैसला आने के बाद उस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाए, तो इसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। मतलब कि ये केस ओरिजिनली हमारे कोर्ट का है, ना कि किसी लोअर कोर्ट में ये केस चला हो और उस कोर्ट का फैसला आने के बाद इस केस को सेकेंड इंस्टेंस में अपर कोर्ट में लेकर जाया गया हो। और एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इन सेकेंड इंस्टेंस, मतलब कि कोई केस पहले किसी लोअर कोर्ट में चला हो और बाद में इसका फैसला किसी पार्टी के फेवर में नहीं आया हो, तो वो कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट में फिर अपर कोर्ट में अपील करेगा।
और ये केस फिर अपर कोर्ट में जाएगा, तब ऐसा केस इस अपर कोर्ट के लिए एपेलेट जुरिस्डिक्शन का केस बन जाएगा। तो यहां पर जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनकर कलकत्ता में आते हैं उनका नाम एलिजा इम्पे होता है। अब देखते हैं इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज के अंदर क्या चेंजेस लाए। पहला काम तो इस एक्ट ने कंपनी के सिविल सर्वेंट्स के साथ यह किया कि उनके किसी भी प्रकार के तोहफे या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी और इन्हें अपना प्राइवेट ट्रेड करने से भी रोक दिया गया। दूसरा काम यह किया गया कि अब जो भी सिविल सर्वेंट्स इंडिया में अपना काम खत्म करके इंग्लैंड लौट रहे थे उन्हें बोला गया कि अब से आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होगा और यह भी बताना होगा कि इन प्रॉपर्टीज का ओरिजिन क्या है, मतलब ये प्रॉपर्टीज आपने कैसे बनाई। तो इन सब तरीकों से कंपनी में चल रहे करप्शन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। तो यहां पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को देख लिया है। तो अब हम इस एक्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं ये एक्ट कितने हद तक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सफल हुआ जिनके लिए इसे लाया गया था। देखिए, ये एक्ट असल में फेल ही हो जाता है और इस एक्ट से कुछ खास फायदा नहीं होता है। सबसे पहले तो ये एक्ट गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना पाने में फेल हो जाता है। जो 4 लोग गवर्नर जनरल की काउंसिल के भेजे गए थे उनमें से ये जो ऊपर के 3 नाम दिख रहे हैं ये 3 एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी तरफ थे वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स जो भी पॉलिसी लाना चाहते थे ये तीनों मिलकर हमेशा वैरन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में ही वोट डालते थे। इन सबसे वैरन हेस्टिंग्स इतने परेशान हो गए कि एक बार तो वैरन हेस्टिंग्स ने रिजाइन करने का फैसला ले लिया। पर एकाएक 1777 में जॉन क्लेवरिंग की डेथ हो जाती है और उनकी जगह पर किसी दूसरे मेंबर को काउंसिल में नहीं भेजा जाता है। तब जाकर वैरन हेस्टिंग्स की जान में जान आई। अब इसके बाद जब भी वोट डाले जाते थे तब रिचर्ड बारवेल नॉर्मली वैरन हेस्टिंग्स के फेवर में वोट डाल दिया करते थे। दूसरी तरफ फिलिप फ्रांसिस और जॉर्ज मैनसन अगर अगेंस्ट में भी वोट डालते थे तो फैसला टाई हो जाया करता था, जिसके की बाद वैरन हेस्टिंग्स अपना कास्टिंग वोट डालकर फैसला अपने फेवर में मनवा लिया करते थे। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का कंट्रोल अपने काउंसिल के ऊपर ठीक से था नहीं और इस मामले में ये एक्ट फेल हो जाता है। इसके बाद इस एक्ट को लाने का एक ये भी पर्पस था कि इसके जरिए 3 प्रेसिडेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जा सकेगा, पर असल में ऐसा हो नहीं पाया। मैंने पहले ही बताया था कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को इमरजेंसी के नाम पर यह फैसिलिटी दी गई थी कि वो इमरजेंसी के टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल को बाईपास करके सीधा ब्रिटिश क्राउन को अप्रोच कर पाएंगे। बस फिर होना क्या था, हर एक मैटर को इमरजेंसी का नाम देकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाईपास किया जाने लगा और इस तरह से ये एक्ट इन प्रेसिडेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने में भी फेल हो जाता है। इसके बाद देखा जाए तो इस एक्ट के थ्रू ये कोशिश की गई थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए इंडिया में काम कर रहे सिविल सर्वेंट्स पर अपना कंट्रोल बना सके। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां लंदन में बैठे हुए थे और वहां से इंडिया में काम कर रहे सर्वेंट्स को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो बहुत मुश्किल था। तो ये एक्ट इस काम में भी फेल हो जाता है। अब 4th पॉइंट देखते हैं। देखिए, इस एक्ट के थ्रू एक तरफ तो गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी गई और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब उम्मीद तो यह की जा रही थी कि ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड भी अच्छा होगा और जो इंडिया में मिसरूल हो रहा था उसे भी कंट्रोल किया जा सकेगा। पर प्रॉब्लम कुछ और ही हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस ऐसे आ गए जिनकी वजह से गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो गए, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होने लगा और इस एक्ट का ये प्रोविजन भी अपना काम करने में फेल हो जाता है। देखो, इसीलिए 1781 में जिस अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था उसके लाने का रीजन यही था कि उस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसे ठीक किया जा सके और बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पास करके बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसे दूर किया गया। तो अब 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट क्या था? जो अल्टीमेट एम था रेगुलेटिंग एक्ट का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, पर अल्टीमेटली ये पर्पस भी इसका फेल हो जाता है। तो यहां पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट को पूरा खत्म कर दिया है। पर लेक्चर खत्म करने से पहले मैंने जैसा कि लेक्चर के शुरुआत में बोला था
कि क्या इंडिया के लिए पास होने वाला रेगुलेटिंग एक्ट का अमेरिका में होने वाली बॉस्टन टी पार्टी से क्या कोई लिंक है, हम ये देखेंगे। तो आइए हम रेगुलेटिंग एक्ट और बॉस्टन टी पार्टी के बीच के इस लिंक को समझते हैं। देखिए, ऐसे तो रेगुलेटिंग एक्ट और बॉस्टन टी पार्टी का डायरेक्ट आपस में कोई लिंक नहीं है, पर इन दोनों इवेंट्स को जोड़ने का काम करता है 10 मई 1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ टी एक्ट। टी एक्ट ही वो लिंक है जिसके तार रेगुलेटिंग एक्ट और बॉस्टन टी पार्टी दोनों से जुड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं इस पूरे माजरे को। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन कमोडिटीज पे ट्रेड करती थी उसमें मसाला, टेक्सटाइल्स, चाय और इंडिगो जैसे आइटम्स हुआ करते थे। अगर मैं चाय की बात करूं तो भारत में चाय का कमर्शियल प्रोडक्शन 1923 के बाद ही शुरू हुआ, जब एक इंग्लिशमैन रॉबर्ट ब्रूस इंडिया आए और उन्हें यह पता लगा कि भारत की कुछ ट्राइब्स चाय पत्ती का इस्तेमाल करना जानती हैं। इसके पहले वेस्टर्न कंट्रीज की चाय की डिमांड को चाइना में उगाए जाने वाली चाय पत्ती से पूरा किया जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय के व्यापार में एकाधिकार या मोनोपोली थी। सिस्टम कुछ ऐसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के जहाजों को पहले इंग्लैंड जाना होता था और वहां पर लंदन टी ऑक्शन में अपनी चाय को बेचना होता था। इसके बाद मिडिलमैन या बिचौलियों की मदद से चाय को इंग्लैंड से अमेरिका की कॉलोनीज में भेजा जाता था। इन सब के अलावा 25% का एक टैक्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दिया जाता था। पर अब क्योंकि 1770 के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और ये कंपनी इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें इंग्लैंड के बहुत से शक्तिशाली लोगों के पैसे लगे हुए थे। इन सब वजहों से इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने टी एक्ट लाने का फैसला लिया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मालिया हालत में सुधार लाया जा सके। आखिरकार 10 मई 1773 को टी एक्ट को लागू कर दिया जाता है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश की गई, जैसे कि इस एक्ट में प्रोविजन डाला गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के जहाजों को चाइना से इंग्लैंड आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सीधे चाइना से नॉर्थ अमेरिका जा सकेंगे। इसके अलावा इसमें यह भी प्रोविजन डाला गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के ट्रेड में दिए जाने वाला 25% का टैक्स भी नहीं देना होगा। जहां एक तरफ इस एक्ट की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार लाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई। और इस टी एक्ट के आने के ठीक एक महीने बाद 10 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भी पास कर दिया गया। अब बात करते हैं इस टी एक्ट 1773 का असर अमेरिकन कॉलोनीज पर क्या पड़ा। तो देखिए, अमेरिका इस समय ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1767 में एक एक्ट पास किया था जिसे टाउनशेंड एक्ट बोला जाता है, और इस एक्ट के थ्रू अमेरिका में बहुत से आर्टिकल्स की सेल पर टैक्स लगा दिया। पर 1770 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनमें से बहुत से आर्टिकल्स की सेल पर से टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन चाय की सेल पर टैक्स कंटिन्यू रखा। और 1773 में जब टी एक्ट पास किया, तब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बहुत सी आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन अमेरिका में चाय की सेल के ऊपर लगाने वाले टैक्स को कंटिन्यू रखा गया। इस समय अमेरिका में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सन्स ऑफ लिबर्टी हुआ करती थी, जो कि आंदोलन वगैरह करके अमेरिकन के अधिकार की लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ा करती थी। ऐसे में जब टी एक्ट पास हुआ तो सन्स ऑफ लिबर्टी का मानना था कि कोई भी एक्ट जो कि अमेरिकन के लिए लाया जाएगा, उस एक्ट को लाने के लिए अमेरिकन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और इन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और टी एक्ट का विरोध किया। इसके अलावा टी एक्ट का विरोध वो मिडिलमैन भी कर रहे थे जो कि इस एक्ट के आने के पहले चाय के जहाजों को इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचाने का काम किया करते थे। पर अब क्योंकि इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के जहाजों को चाइना से सीधा अमेरिका जाने की परमिशन दे दी थी, जिससे कि ये मिडिलमैन की रोजी रोटी छिन गई थी। इन हालातों में 3 चाय से लदे हुए जहाज मैसाचुसेट्स में बॉस्टन के पोर्ट पर पहुंचते हैं, और तब 16 दिसंबर 1773 को अमेरिकी क्रांतिकारी अपना भेष बदलकर इन चाय के जहाजों पर चढ़ते हैं और चाय की 342 पेटियों को समंदर में पलटा देते हैं, जिस घटना को आज हम बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। आगे चलकर बॉस्टन टी पार्टी अमेरिकन रिवॉल्यूशन को इंटेंसिफाई करता है
और फाइनली 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटिश से आजाद हो जाता है। तो हमने ये देखा कि पहले तो टी एक्ट को लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल मदद करने की कोशिश की गई, पर इसके बदले में रेगुलेटिंग एक्ट को भी पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो फिर से ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में ना फंसे। पर इसी एक्ट ने अमेरिका के रिवॉल्यूशनरीज को मजबूर किया, जिसका की परिणाम हमें बॉस्टन टी पार्टी के रूप में देखने को मिलता है। अब देखो, मैं पढ़ाने के लिए तो सीधे रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करता और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाकर लेक्चर खत्म कर देता, पर इतिहास को समझने का जो असली मजा अलग अलग घटनाओं को जोड़कर पढ़ने में है ना, वो बात इन इवेंट्स को सेपरेट समझने में कहाँ है। दोस्तों, आप भी जब पढ़ाई करें तो अपने दिमाग को खुला रखें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई भी घटना अपने आप में नहीं होती है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तब तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने शिक्षा से अपनी समझ को भी विकसित किया हो। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम अमेंडमेंट एक्ट 1781 को समझेंगे। थैंक यू।